हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। आज आपके लिए एक्चुअली ना यूपी वाले बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं भाई। कल भी बड़े फ़ोन थे, बड़े मैसेज थे। छोटा सा एक दिक्कत था बच्चों को, लेकिन मैंने उन्हें बोला था कि मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दूंगा। लेकिन आप थोड़ी सी जल्दबाजी मत करो। कल थोड़ा सा बिजी था जिसकी वजह से रिप्लाई नहीं कर पाया दोस्तों। यूपी के सारे बच्चों को मैं आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और इवन ये भी बताऊंगा कि कौन सा बढ़िया कॉलेज है काउंसलिंग के लिए, कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए, उनके अंदर कौन कौन सी ब्रांच है। वो सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। हालांकि आपकी जो काउंसलिंग की जो डिटेल है वो आपकी कल से स्टार्ट होगी। काउंसलिंग मतलब जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी कल से स्टार्ट होगी। लेकिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, पेमेंट फीस कर दी है, उसके बाद वो 2-3 बार पूछता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है यूपी के बच्चों का, यूपी वाले बच्चों का अभी फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया। फाइनल का रिजल्ट नहीं आया तो भैया वो उसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन में क्या भरेंगे। ठीक है, उन्होंने 10th की मार्कशीट डाल दी, उन्होंने अपना यूपी का डोमिसाइल डाल दिया, इनकम सर्टिफिकेट डाल दिया। इनकम सर्टिफिकेट उन बच्चों को डालना है जिनको ट्यूशन फी वेवर चाहिए भैया। ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी चाहिए। तो फिर कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारी तो कैटेगरी नहीं आ रही, मतलब मेरी गर्ल्स कैटेगरी है 2 3 4। तो यहाँ पे कभी भी गर्ल्स कैंडिडेट की कैटेगरी या कोई सब कैटेगरी नहीं आती। यहाँ पे जर्नल रैंक आती है, जो आपकी जर्नल रैंक है उसी को आपको यहाँ पे फिल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ ये मैंने मेन वेबसाइट खोली है। मेन वेबसाइट पे आपने ऑब्वियसली क्या खोला होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन राउंड 1 ये दिया हुआ है। लेकिन जो बच्चों का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है उनके लिए इन्होंने एक शब्द पत्र यानी अंडरटेकिंग दे दिया है। ये अंडरटेकिंग अगर मैं खोलूं तो ये रहा अंडरटेकिंग। ठीक है, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, इसमें आप अपना लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट एक पीडीएफ बना लेना, इस ये शपथ पत्र लिख लेना, और साथ में आपका लास्ट सेमेस्टर का जो मार्कशीट है वो। अगर कईयों ने 5th सेमेस्टर की मार्कशीट डाल भी दिया तो घबराने वाली बात नहीं है। कईयों ने सिर्फ शपथ पत्र डाल दिया तो भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप तो यूनिवर्सिटी को बता रहे हो कि हमारा रिजल्ट नहीं आया और सारी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। अगर हम कोई भी गलत, अगर हम फेल हो जाते हैं, अगर आप लोग फेल हो गए और आपने यहाँ पे काउंसलिंग की फीस भर दी है और आप लास्ट तक काउंसलिंग कर रहे हो, तो आपको ये फीस वापस नहीं करेंगे। ये कहने का मतलब है, मतलब जो आपकी काउंसलिंग की फीस थी प्लस जो आगे आप जो 20,000 पे जनरल कैटेगरी वालों को भरना है, और जो SC ST कैटेगरी के हैं उनको 12,000 पे भरना है। ठीक है, तो जब आप एक काउंसलिंग कर लेते हो और वो उसमें उस अगर आप उस टाइम एक काउंसलिंग करने के बाद विड्रॉ करते हो तो उसमें ऐसा है कुछ 15,000 वापस मिलेंगे। और जो जो दूसरी कैटेगरी के बच्चे जैसे SC ST उनको 3,000 कट के यानी 9,000 वापस मिलेंगे। फिर ऐसे सेकंड काउंसलिंग में उसमें ये सारी चीजें आपको जो डे 1 में मैंने आपको बताया था, ये सारी चीजें यहाँ पे वेबसाइट में लिखी हुई हैं। मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा अवगत कराऊंगा कि कैसे कैसे फ्लोट क्या है, ये क्या है, हल्का फुल्का ये सारी चीजें इसकी मैं आपको बताऊंगा। मैं यहीं से देख के ही अभी बोल रहा हूँ, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक सुनना। बेशक ये 15 मिनट का हो जाए, लेकिन सुनना जरूर सारी बातें, क्योंकि इसमें मैं सारी चीजें आपको डिलीवर करूंगा। तो पहले मैं आ जाता हूँ, जब हम ये फॉर्म फिल करना है, इसमें हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन राउंड 1 पे जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ भाई। ठीक है, कईयों ने कर लिया है, कईयों ने जिन्होंने कर लिया वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये एडिट तो नहीं कर पाओगे, ये इसका इंटरफेस बिल्कुल डिट्टो सेम ऐसा है जैसे आईपी का था। तो आईपी के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था, वही सेम इंटरफेस है। इसमें इंटरफेस में कोई भी ई काउंसलिंग सर्विसेज जैसे वो करा रहे हैं, सेम ऐसे यूपी ने भी वहीं से हायर करा है। ये बच्चे ने भर लिया है, ये बच्चे ने भर लिया। तो अगर मैं कैंडिडेट यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट में आपको एप्लीकेशन नंबर भरना होता है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। जब रजिस्ट्रेशन करने के लिए खोलते हैं तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं कि उत्तर प्रदेश से है, ये है, ये सब डाल दिया, रैंक डाल दी। फिर कैटेगरी में फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं है, आर्म फोर्स तो नहीं था, फ्रीडम फाइटर तो नहीं था, ट्यूशन फी वेवर। इसके अंदर बच्चों को बहुत डाउट है भाई। ट्यूशन फी वेवर, जिन बच्चों को अपनी फीस के अंदर रियायत चाहिए, जो आपको जो ट्यूशन फीस ना लगे, उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होता है। इनकम सर्टिफिकेट पे आपको सैलरी पता है 2.5 लाख है ना। ठीक है, और अगर आप, मेरे को यूपी का तो नहीं पता, ठीक है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट की जो मिनिमम सैलरी होगी, जो भी बीपीएल आता है, बीपीएल से नीचे वालों को लिए सबके लिए ट्यूशन फी वेवर होता है सरकारी कॉलेजेस में। ठीक है, इवन प्राइवेट कॉलेजेस में भी ये फॉलो किया जाएगा। जो भी यूपीएससी के UPSEE के थ्रू से लेंगे वो सब इसको फॉलो करेंगे। आपका कोई रूलर वेटेज तो नहीं है।
ठीक है। उसके बाद आपका एड्रेस पूछा हुआ है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये पिन कोड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, वहां वेरिफिकेशन कोड भी जाता है, ठीक है। फिर आप 1000 रुपये जो पे करते हैं, जैसे इस बच्चे ने कल पे करा रात को 8 बजे, 1000 रुपये आपकी ये फीस है, ठीक है। ये सब कैटेगरी के लिए 1000 ही है, कोई SC ST है उनके लिए भी 1000 ही है, सबके लिए 1000 ही है, ठीक है। ये फीस पे करने के बाद आपसे उसके बाद आता है आपके अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे 4 इंटरफेस हैं, ठीक है। पहला इंटरफेस है कैंडिडेट प्रोफाइल, दूसरा है अवेलेबल चॉइसेस जो कि कल ओपन होंगी, फिर उसको फिल करना है, लॉक करना है, और फी पेमेंट डिटेल, ठीक है। फी पेमेंट डिटेल पे तो मैंने आपको बता ही दिया कि इस बच्चे ने भर दिया, लेकिन ये फी पेमेंट डिटेल वो वाली है जब जब आपको काउंसलिंग में कोई सीट अलॉट होगी, जब आपको काउंसलिंग में कोई सीट अलॉट होगी तो उस केस के लिए ये फी पेमेंट डिटेल है। एक सेकंड, देखो दोस्तों, जब जब मैं बोल रहा था कि इसमें सबसे पहला जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, पर्सनल डिटेल आएगा, पर्सनल डिटेल के बाद आपके पास रैंक की डिटेल आएगा, रैंक डिटेल में आपको जर्नल जर्नल रैंक भरना है ना, रैंक डिटेल के बाद आपको सब कैटेगरी लिस्ट आएगी, उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आती है, फिर उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस, फिर फी की डिटेल आती है, रजिस्ट्रेशन फीस की डिटेल, वो फिल कर दी, ऑनलाइन ही करना है, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल जो हमने फिल करी है उसकी वो ये, उसके बाद आता है लास्ट अपलोडेड डॉक्यूमेंट। अपलोडेड डॉक्यूमेंट में देखो, आपको डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का, आपको 10th की मार्कशीट, रेजिडेंस मतलब 10th की मार्कशीट आपकी, ठीक है। उसके बाद अकेडमिक क्वालिफिकेशन, अकेडमिक क्वालिफिकेशन में मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, यानी अगर आपने 5th सेमेस्टर के रिजल्ट आ गया है तो उसकी मार्कशीट प्लस 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 में क्या करना है आपको, ये शपथ लेटर, शपथ लेटर मतलब अंडरटेकिंग, कि आपने 5वें सेमेस्टर तक का तो रिजल्ट दे दिया, साथ में आप ये अंडरटेकिंग दोनों को एक ही PDF में बना के यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसमें ये रहेगा, इसमें आप नीचे आप अपना नाम, अपने साइन, जो भी आपका रोल नंबर था और जो आपकी रैंक कितनी थी, मोबाइल नंबर क्या था, वो डाल के, आज की डेट डाल के, वो अगर किसी बच्चे ने खाली ये डाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी बच्चे ने खाली 5th सेमेस्टर की मार्कशीट डाली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप कैम स्कैनर से स्कैन करके एक PDF बना के अलग अलग कॉलम दे रखे हैं, अलग अलग कॉलम में अपलोड कर दो। उसके बाद क्रॉस चेक करने के लिए, आपका क्रॉस चेक करने के लिए बोलता है कि कंफर्मेशन के लिए बोलता है, तो आप कंफर्म करते हो, कंफर्म करने के बाद ये फाइनल, जैसे इस बच्चे को 3 ही थे, इसको ट्यूशन फी वेवर नहीं चाहिए तो इसको इनने इनकम सर्टिफिकेट नहीं दिया। जिनको ट्यूशन फी वेवर चाहिए वो अपना इनकम सर्टिफिकेट जरूर दें, और BPL परिवार वाले तो जरूर दें, ठीक है। जो बिलो पुअर वो से आते हैं, है ना, उसमें 2.5 लाख की इनकम है शायद, सालाना इनकम 2.5 लाख से नीचे वो उसके अंदर आते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, रूल रेगुलेशन देखो, आप देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आता हूँ, अगर मैं अवेलेबल चॉइसेस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं चॉइस फिलिंग पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, क्लिक हो जा भाई, अब ये हमारा क्लिक नहीं हो रहा भैया। चलो कोई नहीं, फाइनली हो गया। इस पे मैं अगर चॉइस फिलिंग पे या अवेलेबल चॉइस पे आता हूँ तो यहाँ पे अभी आ रहा है टोटल अवेलेबल चॉइसेस। वैसे IP में कम से कम क्या आ रहा था, टोटल चॉइसेस दिखा रहा था 93, लेकिन UPDU में यहाँ पे चॉइसेस अभी 0 दिखा रहा है, फील्ड चॉइसेस भी 0, अनफिल्ड चॉइसेस भी 0, चॉइस लॉकिंग स्टेटस अनलॉक्ड, ठीक है। ये कब अवेलेबल होगा, लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट हैव नॉट बी वेरीफाइड येट। जैसे वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, वेरीफाई के लिए 2 दिन, जैसे आपने 20 कब तक था, अगर मैं वो डेट दिखा देता हूँ आपको, ये वो डेट थी, हो यार ये, हाँ जी यही डेट है, यहाँ पे हम डेट देख लेते हैं कि वो वेरीफाई की डेट इनकी कब का है, ये रहा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 19 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे तो 22 तारीख को खत्म हो जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका 20 से, यानी आज से स्टार्ट होगा, और कब तक चलेगा, 24 तक, यानी 2 दिन बाद तक। यानी कल जिन बच्चों ने करा होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनको वेरीफाई किया जाएगा 20 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपकी जो, कई बच्चे मेरे को बोल रहे हैं कि सर हमने मेरे को लिख रहे थे मैसेज में कि सर यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आप बता रहे हैं उन डॉक्यूमेंट में मैंने अपना, मेरा रिजल्ट तो आया नहीं था तो मैंने UPDU का जो रैंक कार्ड है वो अपलोड कर दिया। भाई वो थोड़ा ना अपलोड करना था यार, वो तो आपको किसी ने कहा ही नहीं। मैंने आपको सिंपली ये कहा था कि जो लास्ट एग्जाम पास आउट हो आप वो अपलोड कर दो, अदरवाइज जैसे IP में तो यही करना था, लास्ट का एग्जाम ही अपलोड कर दो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये अपलोड कर दो। लेकिन जिन बच्चों ने वो कर दिया है उसके लिए मैं ये कहूंगा कि UPSC हेल्प डेस्क @AKTU.AC.in पे संपर्क कर लें वो,
कि वो क्या कहते हैं, क्या हो सकता है, वो उनसे जरूर पूछ ले। जो भी बच्चे, अपना ध्यान रख लो भाई, जिन्होंने मेरे को मैसेज करे थे वो ध्यान ध्यान कर लो, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि चॉइसेस जो हैं वो राउंड वन की 21 तारीख से, यहाँ पे 21 तारीख से आपकी क्या हो जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। 21 तारीख से चॉइसेस अवेलेबल होने के बाद आपको अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि सर कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो मैं आपको यूपी के कॉलेजेस, मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूंगा मैं तो, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस मैंने यहाँ पे खोल रखे हैं, ठीक है। मेरी नज़र में मेरी नज़र में जो सबसे पहले इंस्टीट्यूट आपको फिल करना चाहिए अपने उसके काउंसलिंग परफॉर्मा में, वो यहाँ पे आईईटी कहाँ है, आईईटी, ये तो झांसी का है। इन लखनऊ का कोई, देखो भाई, देखो 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 देखो, लखनऊ, ये रहा। नहीं, ये तो कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक है लखनऊ में, मैं बात कर रहा हूँ। इसमें लखनऊ का कॉलेज ही नहीं दे रखा भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है। यार मैं घबरा रहा हूँ कि भाई वो क्यों नहीं लिखा हुआ है ना, आईटी लखनऊ क्यों नहीं है। तो घबराओ मत यार, मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट करी थी गवर्नमेंट कैटेगरी, तो मैंने जैसे अगली साइट पे उस पे आपको गवर्नमेंट एडिड करा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एडिड वाले भी आ गया कि जो पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं थे लेकिन बाद में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंडर आ गए, एडिड, गवर्नमेंट ने ऐड कर लिया उनको। तो ये कुछ कॉलेज हैं, इसमें केएनआईटी सुल्तानपुर भी है, तुम्हारा मदन मोहन मालवीय भी है, तुम्हारा आईटी भी है। तो मदन मोहन मालवीय ने तो अपना अलग से लिया था, उसकी तो काउंसलिंग का रिजल्ट भी आ गया। हमें हमें एच बी टी यूनिवर्सिटी भी अलग से है। ये अपना एग्जाम अभी तक इसने लेटरल एंट्री का कैसे करेगी कैसे नहीं करेगी इसके बारे में नहीं बताया। तो बच्चे बार बार मेरे से पूछते रहते हैं सर एचबीटीआई का क्या स्टेटस है, एचबीटीयू क्या लेटरल एंट्री लेगा। भाई बिल्कुल एचबीटीयू लेटरल एंट्री के लिए बोला गया है, लेकिन अभी तो उन्होंने मना करा है। तो उसके लिए हमने आरटीआई भी लगाई थी, उसमें यूपी के कुछ स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़े थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने एफर्ट करा। और भी जो यूपी के बच्चे नीचे जुड़ना चाहते हैं, मैं नीचे ना आप लोगों को एक गूगल फॉर्म भी दे रहा हूँ, उसमें वो बच्चे जुड़ सकते हैं हमसे, जो कि जो भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं जो लेटर एंट्री नहीं करा रहे हैं, जो लेटर एंट्री से बच्चे को एडमिशन नहीं ले रहे हैं, ताकि उनके खिलाफ हम जुड़ पाए। तो आप वो जो नीचे गूगल फॉर्म मैं दूंगा इसके नीचे वो ऐड कर लेना, मतलब उसमें जाके वो जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो सबमिट कर देना। तो अब मैं आपको यूपीट्यू की काउंसलिंग की चॉइसेस की डिटेल बता रहा हूँ। तो भाई अगर मैं ओवरऑल यूपी के कॉलेजेस की बात करूँ तो 233 कॉलेज हैं भाई साहब, प्राइवेट, सरकारी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट एडिड, गवर्नमेंट, टोटल कितने हैं 233। 233 में से जो अगर मैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडिड की बात करूं तो वो है 25। 25 कैसे, ये देखो भाई 25 कैसे, ये 14 ये रहे, ये गवर्नमेंट के अंदर थे 14 मैंने अभी दिखाए, ये देखो ये कितने हैं, टोटल एंट्री कितनी है 14, नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और अगर मैं गवर्नमेंट एडिड की बात करता हूँ तो वो 11। तो 14 और 11 को मैं अगर जोड़ता हूँ तो हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए 25। 25 में से ट्रिपल एम बाहर निकल गया, ट्रिपल एम हम अलग से है, एच बी टी यू बाहर निकल गया, तो ऑप्शन बचे हमारे पास 23। तो आपके पास 23 ऑप्शन है, ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, अपनी कॉपी पे लिख लो, ठीक है। अपनी कॉपी पे आप लिख सकते हो, नहीं तो ये मैं एआईसीटी की साइट पे जाके देख रहा हूँ, आप लोग भी जाके देख सकते हो अभी। वैसे कल आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे ये 23 के 23, ठीक है। इसमें राजकीय विद्यालय, कुछ राजकीय कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट एडिड हैं, जैसे बिजनौर का, हालांकि प्योर गवर्नमेंट वाले भी राजकीय विद्यालय हैं, जैसे मणिपुर का, और ये बांदा का, और ये आजमगढ़ का, कन्नौज का, ठीक है। ये ऐसे हम बोलते हैं आरईसी, क्या बोलते हैं आरईसी। तो भाई मेरी नजर में सबसे पहले है आईईटी, आईईटी के बाद है केएनआईटी, केएनआईटी के बाद आप इसमें कोई भी ब्रांच ले लो, मैं सब ब्रांच के लिए बोल रहा हूं भाई। आईईटी, केएनआईटी, केएनआईटी के बाद आ गया हमारा बीआईटी झांसी, बीआईटी झांसी के बाद हमारा बीआईटी झांसी के बाद मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मेरे को भी देखना पड़ रहा है यार, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे मतलब ऑन दिस मैं इसमें कोई एडिट उडिट नहीं करूंगा यार, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास भी, तो मैं डायरेक्ट ही अपलोड करूंगा। थोड़ा सा कोऑपरेट करना भैया यूपी वालों, सॉरी यार दोस्तों, ठीक है। तो 3 कॉलेज बताए, तीसरे के बाद मैं, मतलब आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपकी रैंक कितनी भी आई है, आप चॉइसेस ऐसे ही भरोगे, ऐसा नहीं है कि नंबर 1 पे राजकीय डाल दिया भैया। आप चॉइसेस ऐसे ही भरो, ताकि अगर टल्ला लगे भी आपको, कोई कैटेगरी के वाइज आपको कोई चीज मिले भी तो ऊपर वाली चीज मिल जाए, फिर उसके बाद नीचे आए, ठीक है। आप अगर मैं ये सारी चीजें क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने ये सारा बहुत देर तक ये चीज पढ़ी है। अगर ये जो आपका ऑर्डर दिया हुआ था,
ये जो ऑर्डर दिया हुआ था, ये काउंसलिंग का प्रोसीजर का, ये मैंने सारी बहुत डिटेल में इसको पढ़ा है। उसके बाद मैं ये आपको कह रहा हूँ कि भैया काउंसलिंग करते वक्त बिल्कुल भी गलती अपने को नहीं करनी है। अब मैं जो ये पैसों की बात कर रहा था, वो मोटी मोटी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, इसको ना 4 चरणों में तोड़ा गया है। पहला चरण आपको पैसे भरने हैं, वेरिफिकेशन करानी है, वो हो गया, वो मैंने बता दिया। दूसरा है कि अगर जब आपको पहली आपने फर्स्ट काउंसलिंग करी और आपको 26 तारीख को कोई सीट अलॉट हो जाती है, ठीक है, वो सीट अलॉट हो जाती है और वो सीट और ब्रांच, वो कॉलेज आपको पसंद है, तो आप उसको क्या कर दो, फ्रीज कर दो। नीचे ऑप्शन दिया जाएगा फ्रीज का। कहाँ पे मैं कह रहा हूँ, मैं जो हम भर रहे थे फॉर्म, मैं यहाँ पे जब ये आप चॉइसेस फिल कर दोगे, जब आपको अलॉट होगी, आप रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन रहेगा फ्रीज या फ्लोट। तो अगर आपको वो ब्रांच और वो कॉलेज पसंद है तो भैया फ्रीज कर दो, खत्म होगी बात। ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे को ये ब्रांच अभी पसंद नहीं है, तो उसको फ्लोट में डाल दो। अगर आप फ्लोट में नहीं भी डालोगे, इसमें लिख रखा है, अगर आप फ्लोट में नहीं भी डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपको फ्लोट, मतलब फ्लोट कंसीडर करेगा उसको। डिफॉल्ट क्या करेगा, वो फ्लोट कंसीडर करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद भैया आपको अगर सीट अलॉट हुई है, चाहे वो आपने फ्रीज करा है या फ्लोट, आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 20,000 रुपए भरने हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 12,000 रुपए भरने हैं। भैया इसमें आप बच्चे पूछेंगे सर फिजिकली हैंडीकैप को कितने भरने हैं, सर फ्रीडम फाइटर को कितने भरने हैं? भाई कोई सिर्फ दो ही है कैटेगरी। अगर इनमें से कोई पीएच भी है, वो जनरल का है, तो उसे जनरल की तरह भरना है। अगर कोई पीएच है वो एससी कैटेगरी का, तो उसे एससी के वाला भरना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद भैया फ्रीज फ्लोट का बता दिया। फ्रीज फ्लोट में ये भी बता दिया कि फ्लोट का क्या मीनिंग है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि भैया कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग किया ही नहीं। अब मैं सेकंड राउंड में चले जाएंगे। जो जो फ्रीज फ्लोट वाले वो तो जाएंगे जाएंगे सेकंड में। सेकंड में दो नए कैंडिडेट भी आ गए हैं। पहले वो वाली कैटेगरी के कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, जिन्होंने अभी फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1,000 रुपए दो, अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। लेकिन आपको अब सेकंड काउंसलिंग से मिलेगी, मतलब सेकंड काउंसलिंग से करोगे। तो भैया मेरी एडवाइस यही है, अभी आज तो अभी फर्स्ट के लिए कर रहे हैं तो सभी बच्चों को अभी करना चाहिए। सेकंड के लिए वेट मत करो। प्लीज इस वीडियो को शेयर करो ताकि जो दूसरे बच्चे अभी कर लें यार। सेकंड में जिन बंदों को जो लोट होगी वो तो होगी भैया। आपके लिए बहुत पहले ही मैंने बोला 233 प्राइवेट कॉलेज हैं और 25 ऑप्शन है आपके पास। 25 में से दो मैंने काट ही दिए, तो 23 ऑप्शन बचे। 23 ऑप्शन सरकारी कॉलेजेस के आपके पास हैं। ठीक है। 23 कॉलेज, अगर मैं मोटे मोटे इनके एक कॉलेजेस में 30 से 40 सीटें मानता हूं, चलो मैंने एग्रीगेट ले लिया 50 मान लेता हूं, चलो भाई 23 गुना 50 करो तो सरकारी इतनी सीटें हैं हमारे पास। ठीक है। तो जिनकी रैंक ज्यादा भी है कम भी है, सारे काउंसलिंग करो भाई। 1,000 रुपए की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने फर्स्ट मान लो छोड़ देंगे, तो वो सेकंड में भी कर सकते हैं। सेकंड छोड़ देंगे, थर्ड में भी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है उनके पास। ठीक है। तो दो कैटेगरी के बंदे तो ये होंगे जिनको सीट अलॉट हो गई है, और तीसरी कैटेगरी के ऐसे भी बंदे होंगे जिनकी रैंक बहुत ज्यादा होगी और उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी। तो जो कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई तो वो उसको ग्रुप 4 में रख दिया इन्होंने। सेकंड राउंड में 3-4 ग्रुप बना लिए हैं। पहले नए स्टूडेंट के लिए, दूसरा जिन्होंने फ्रीज करी थी, तीसरा जिन्होंने फ्लोट करी है, और चौथा जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है। फिर उनकी काउंसलिंग होगी सेम वैसे ही। अब वैसी काउंसलिंग में ये कह रहा है कि जो भी ओबी जनरल कैटेगरी के बंदे हैं, चाहे वो लड़की जनरल है, चाहे वो फ्रीडम फाइटर है, चाहे फिजिकली हैंडीकैप है, चाहे आर्म फोर्स में है, उसको जनरल ट्रीट किया जाएगा। एससी में भी एससी को देखेंगे, एसटी को देखेंगे। तो यानी ये जो इन्होंने अपना सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि अगर 50% सीट जनरल बंदों को देनी है, तो फिर उसके बाद बटेंगी वो उपवर्ग में। उपवर्ग मतलब सब कैटेगरी में, मतलब जनरल कैटेगरी के बाद जो सब कैटेगरी में, उसके 50 के बाद बटेंगी। फिर एससी कितने परसेंट होता है टोटल रिजर्वेशन, फिर एसटी का रिजर्वेशन, फिर ओबीसी का रिजर्वेशन। तो ऐसे करके उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कन्वर्ट करने के बाद भैया सीट 2 में आ गए। सीट 2 में भी सेम ऐसे ही करेंगे। अगर आपको देखो, जो ग्रुप 2 और 3 वालों ने तो पहले 20,000 और 12,000 जमा करा दिए थे, तो उनको दोबारा नहीं कराना। तो अब 20,000 और 12,000 किनको जमा कराने हैं? जो फर्स्ट ग्रुप में थे, यानी जो नए वाले स्टूडेंट थे जिन्होंने सेकंड राउंड अभी फर्स्ट टाइम आया, और फोर्थ
जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में उनको सीट अलॉट हो गई है, तो उसको भी 20,000 और 12,000 करने हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहे कि मैं सेकंड काउंसलिंग से अपनी फीस वापस लेना चाहता हूँ, मैं आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, मुझे कोई कॉलेज मुझे रिफंड चाहिए, विड्रॉ करना है, मैं आगे की काउंसलिंग नहीं करना चाहता, अब आपको जब रिफंड मिलेगा तो 5,000 रुपये कट के मिलेगा। सेकंड राउंड के बाद अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं तो 5,000 कट जाएंगे जनरल वालों के, और SC ST वालों के 3,000 रुपये कट के मिल जाएंगे उनको, ये लिख रखा है नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसी सेम चीज राउंड 3 में होगी। राउंड 3 में भी अगर किसी ने फर्स्ट भी नहीं करी, सेकंड भी नहीं करी, तो वो थर्ड काउंसलिंग कर सकता है दोस्तों। 1,000 रुपये दो और थर्ड काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करो अपना। पंजीकरण करने के बाद वही ग्रुप 2 वाले तो वही हैं, जिन्होंने फ्रीज कर रखा था वो तो वही रहेंगे, उन्होंने तो अपना जमा भी कर रखा है। और फ्लोट वाले आगे आगे जा रहे हैं। फ्लोट और फ्रीज में क्या फर्क है? फ्रीज में क्या है, अगर आपने एक बार सीट लॉक कर दी तो भैया अब आप उस कॉलेज के अंदर का अपग्रेडेशन देख सकते हो, अपनी कैटेगरी में अपग्रेडेशन देख सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कि आप दूसरे कॉलेज में जा पाओगे। अगर इसीलिए फ्रीज सोच समझ के करना भाई, अगर तुम्हें ब्रांच भी वही चाहिए थी, कॉलेज भी वही चाहिए, तो आप फ्रीज कर देना, बाद में चेंज नहीं होगा। लेकिन फ्लोट का मतलब क्या होगा? फ्लोट का मतलब क्या होगा कि आप अपनी चॉइसेस में भी चेंजेस कर सकते हो, आप अपनी चॉइसेस को भी ऊपर नीचे कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था यूपी में, पहले ये वाली बात यूपी में नहीं हुआ करती थी। और अभी तो मैं बोल रहा हूं कि जो काउंसलिंग का इनका प्लेटफॉर्म है वो डिट्टो सेम आईपी की तरह है। तो आईपी में जब हम फ्लोट करते हैं तो हम अपनी चॉइसेस को भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। मान लो मेरे को KNIT को ऊपर करना है, आईटी को नीचे करना है, या मेरे को आईटी में मैंने ऊपर पहले कंप्यूटर ब्रांच लिखी थी, फिर केमिकल मैकेनिकल, फिर उनको ऊपर नीचे करना है, तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा आप अपने सारे सरकारी कॉलेजेस तो फिल करो। और अगर आपको, मैंने कई वीडियो बना रखे हैं कि यूपी में टॉप के प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं, वो बना रखे हैं। टॉप की प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, वो बना रखी है। जाके देखो भाई उन वीडियो को, आपको पता लग जाएगा सारी चीज, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये फ्लोट का हो गया। उसके बाद इसमें भी अगर मान लो कि थर्ड राउंड में भी किसी बच्चे को कोई सीट अलॉट नहीं होती, ठीक है, तो वो ग्रुप 4 में वाला वही सेम सिचुएशन जो मैंने राउंड 2 के लिए बताई थी। अब क्या होगा, जो SC ST की जो सीटें हैं उनको ये कुछ परसेंट जर्नल में कन्वर्ट कर देंगे आने वाले में। भाई इसके 6 राउंड हैं, अगर तुम पेशेंस से और ईमानदारी से सारी चीज पढ़ लिख के अच्छे से करोगे तो यकीन मानो मेरा कि तुम्हें बढ़िया सा कॉलेज बढ़िया सी ब्रांच के साथ मिल जाएगा। जिनकी रैंक अच्छी है उनको मेरी बहुत बहुत बेस्ट विशेष, और जिनकी रैंक अच्छी नहीं भी है उनको भी मैं कह रहा हूं कि काउंसलिंग को बहुत अच्छे से करना भाई, अपना 2 घंटे इसको आराम से पढ़ो। फिर भी कोई डाउट अगर किसी बच्चे का रहता है तो इसके नीचे भाई कमेंट कर देना कि सर मेरा ये वाला डाउट तो रह ही गया, ये वाला नहीं लिया। वैसे मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो में आपको फॉर्म फिलिंग से लेके चॉइस फिलिंग तक कोई डाउट ना रहे, ठीक है। हाँ, मैंने ये जरूर है, जो ऑर्डर मैं बता रहा था वो बीच में मेरा पीछे रह गया। पहले मैंने बोला IIT, दूसरे में मैंने बोला KNIT सुल्तानपुर, तीसरे में मैंने बोला BIT। उसके बाद जो जितने भी राजकीय विद्यालय हैं उनको आप अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे जहां चाहो वहां रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोई पॉलीमर का बंदा है, कोई केमिकल का बंदा है, देखो फिजिकली हैंडीकैप के लिए एक सरकारी इंस्टीट्यूट है, तो भैया फिजिकली हैंडीकैप बच्चे को अगर इंफीरियर फील होता है तो वो उनके लिए यूपी गवर्नमेंट ने अलग से एक इंस्टीट्यूट बना रखा है, वो वहां पे चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक IERT था, ठीक है, IERT, ठीक है। तो वो लखनऊ में है शायद, वो या इलाहाबाद में है, जहाँ पे भी है, एक मिनट वो देख लेता हूँ यार, मेरे को देखना पड़ रहा है। IERT एक ये बाबा भीमराव अंबेडकर ये टावा में है, तो बच्चे इसके बारे में भी पूछते हैं। भैया मैं इसको, मेरी नज़र में मैं इसको राजकीय विद्यालय के बाद रखता हूँ, राजकीय विद्यालय के बाद, ये बात याद रखना। राजकीय विद्यालय के अंदर जितनी भी फैकल्टी हैं वेल क्वालिफाइड है, नो डाउट। ये मैं गवर्नमेंट देख रहा हूँ ना, मैं गवर्नमेंट एडेड वाला देखता हूँ। गवर्नमेंट एडेड वाले में ये तो हो गया, KNIT हो गया। NITR टेक्निकल कैंपस, ये राजनगर में है, गाजियाबाद में, भाई इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। क्यों मैं कह रहा हूँ, NCR रीजन की वजह से कह रहा हूँ, ऊपर से गवर्नमेंट एडेड है। इसमें आप कोर्सेज की डिटेल अगर देखना चाहोगे, इसमें 2 ही ब्रांच है, एक तो टेक्सटाइल और एक है कंप्यूटर साइंस। तो आप इसको भी देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन बहुत पुराना इंस्टीट्यूट नहीं है ये, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड है। कंप्यूटर ब्रांच की प्लेसमेंट भी ठीक ठाक बताते हैं इसकी। तो आप ये NITRA टेक्निकल कैंपस को भी देख सकते हो, अगर ये लेटर एंट्री की अपने उसकी लिस्ट में आएगा तो, ठीक है। उसके बाद ये IIT लखनऊ तो मैंने नंबर 1 पे बताया, ये तो है ही नहीं तुम्हारे में। ये रहा हैंडीकैप के लिए जो मैं बता रहा था, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ये गवर्नमेंट एडेड में है। इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांच है जी? इसके अंदर ब्रांचेज हैं बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
तो अगर कोई हैंडीकैप बंदा है और वो कंप्यूटर चाहता है, तो वो हैंडीकैप बंदा पहले कंप्यूटर लिख दे, फिर उसके बाद आईटी लिख दे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दे, ऐसे अगर उसको यही कॉलेज चाहिए तो। अगर देखो यार, आप पहले तो ये माइंड बनाओ कि कॉलेज का ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, आपको ब्रांच से पर्टिकुलर है, तो आप हर कॉलेज में वो ब्रांच लिख दो जो आपको चाहिए मेन, जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। फिर उसके बाद आप अलग अलग ब्रांचेस कर दो। कई बच्चे क्या करेंगे, एक कॉलेज लिखेंगे उसकी सारी ब्रांचेस को टिक कर देंगे, ऐसा मत करो ना यार। अगर तुम्हें ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, भाई ब्रांच चेंज करना ये बहुत ही मतलब आपको मुश्किल पड़ेगी, कोई मजाक नहीं है। अनटिल अनलेस आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट नहीं है, तभी ब्रांच चेंज करना। नहीं तो मेरी एडवाइस है, जो डिप्लोमा में आपकी ब्रांच है वही ब्रांच आप बीटेक में रखने की कोशिश करना। तो आप पहले कॉलेज के नाम के साथ वही ब्रांच को करो, उसके बाद आपको लगता है कि कंप्यूटर आईटी सेम है, तो आप बाकी कॉलेजेस की दोबारा से फिर कंप्यूटर को आईटी को पिक कर लो। इस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि यूपी के सारे लड़के और सभी लड़कियों को मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैंने आपको फॉर्म फिलिंग से लेके चॉइस फिलिंग का जो डिटेल दिया है, और यहाँ पे जाके आप आज रफ काम अपना कर सकते हो। आप अपना होमवर्क करना चाहिए आपको। भाई हम तुम्हारी जगह होते तो ये जाके देखते कि भैया बुंदेलखंड में कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, ये उनमें से मैं कौन सी, ये देखो कितनी ब्रांचेज हैं, कितनी ब्रांचेज है, एक दो, सिविल भी है उसमें, केमिकल भी है, थर्मल भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, एनवायरमेंट भी है, एनर्जी साइंस भी है। अब आप इस हिसाब से अपना पहले कोलैबोरेशन से एक एक पेज लेना, उस पेज पे पहले सारी चीजें लिख लेना कि मेरी ये कॉलेज है, ये ब्रांच, ये कॉलेज में ये ब्रांच, ये कॉलेज में ये ब्रांच। अच्छे से समझदारी से काउंसलिंग करने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने माता पिता को चरण स्पर्श जरूर करते हो, कि मैं हर वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ ये वाली बात। और भैया नीचे कमेंट में आप जय माता दी लिखना भूल गए शायद। भैया लिखना शुरू करो यार, ऐसा मत करो यार। नवरात्रे चल रहे हैं यार, ठीक है। और इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो। थैंक यू सो मच लिसनिंग।